नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था तथा मिश्रित फार्मिंग और व्यापारिक उपजे व मवेशी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने बागाती कृषि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था के बारे में। तो यह व्यवस्था यूरोप में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों, एशिया माइनर और उत्तरी अफ्रीका की तटीय पट्टियों में प्रचलित है। इसके अलावा यह भूमध्य सागरीय तटों से दूर यह व्यवस्था कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम कैप प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है शीत ऋतु सामान्य व आर्द्र और ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म व शुष्क होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो शीतकाल में वर्षा का होना और ग्रीष्म काल का शुष्क होना। भूमध्य सागर प्रदेशों का कृषि प्रारूप प्रधानतः यहाँ की लंबी ग्रीष्म ऋतु, शीतकालीन वर्षा और शुष्क व अकालग्रस्त अवधि में कृत्रिम सिंचाई साधनों द्वारा प्रभावित रहता है। तो यहाँ क्या है, सिंचाई के कृत्रिम साधनों की आवश्यकता होती है। चिर प्रतिष्ठित काल से ही यहाँ की भूमि पर अंजीर, अंगूर रोपे जा रहे हैं। तो पुराने टाइम से ही यहाँ पर अंजीर और अंगूर की खेती होती है। भूमध्य सागरीय कृषि आज भी खट्टे मीठे फल व अंगूर की खेती का स्थान महत्वपूर्ण है। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि है वहां पर अंगूर की खेती या खट्टे जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। यहाँ का प्रतिनिधित्व ग्रामीण समुदाय मैदान पर गेहूं व जौ उत्पादन करता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो ग्रामीण समुदाय है वो गेहूं व जौ भी उत्पादन करता है तथा भेड़ बकरियां चराकर भी अपना जीविकोपार्जन करता है। यानी साथ में कई जगह पर ये भेड़ बकरियों को भी चराते हैं। उसके अलावा जैतून व अंगूर की खेती पहाड़ियों के निचले भागों में और गांव के इर्द गिर्द सिंचित भूमि खंडों पर साग सब्जियां भी उत्पन्न की जाती है। तो अंगूर की खेती के अलावा कुछ मात्रा में सब्जियां भी उत्पन्न की जाती है। ग्रीष्म काल में भेड़ बकरियों के समूह पहाड़ी चारागाहों पर जाते हैं और हेमंत वर्षा आरंभ होते ही मैदान में वापस आ जाते हैं। तो जैसी वर्षा प्रारंभ होती है वैसे ये पुनः मैदानों में आ जाते हैं। इन प्रदेशों में खेत असमान बहुभुजाकार और चतुर्भुजाकार है जो दोनों दिशाओं में जोते जाते हैं, परंतु अत्यंत छोटे फार्मों की जुताई वर्गाकार में की जाती है। मोरक्को में मैदानी भूमि पर जहां खाद्यान्न प्रमुख उपज है, खेत विरल खुले हैं और कई मील दूर तक बिखरे हुए पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय देशों के अनेक भागों में मिट्टी की विविधता, उत्तराधिकार के नियमों और जनसंख्या घनत्व के कारणों से जोत जो है अनेक खंडों में विभाजित हो गए हैं। तो यहाँ पर जो जोत है उनका आकार छोटा होने का मुख्य कारण है उत्तराधिकार के नियम। ग्रीष्म काल में फसलें बार बार सिंचाई मांगती है। उसका कारण होता है ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, तो वर्षा के अभाव में फसलों को बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीष्म काल में प्रधान समस्याओं में जोत का छोटा आकार और छोटे छोटे विखंडित खेतों का पाया जाना है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं भूमध्य सागरीय कृषि का जो क्षेत्र है उसको दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित फार्मिंग अथवा व्यापारिक उपजे व मवेशी के बारे में। मिश्रित फार्मिंग में फसलों का उत्पादन और मवेशी पालन दोनों सम्मिलित है। तो जो मिश्रित फार्मिंग होती है उसमें फसलों का उत्पादन भी किया जाता है और मवेशी को भी पाला जाता है। यानी दोनों क्रियाएं जो हैं वो साथ साथ की जाती है, परंतु इसे मिली जुली खेती नहीं समझना चाहिए। मिली जुली खेती से तात्पर्य भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन से है। तो जो मिश्रित फार्मिंग है उसमें क्या होता है, फसल और मवेशी दोनों का पालन एक साथ में किया जाता है
फसलों का उत्पादन किया जाता है और मवेशी भी पाले जाते हैं। लेकिन ये मिलीजुली कृषि व्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है कि मिलीजुली कृषि व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि बहुत सारी फसलों का एक साथ में उत्पादन किया जाता है। यूरोप में, पश्चिम में आयरलैंड से लेकर समस्त मध्य यूरोप और आगे रूस तक मिश्रित कृषि प्रचलित है। यह कृषि व्यवस्था उत्तरी अमेरिका में 98 देशांतर के पूर्व में अर्जेंटीना के पंपा, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भी देखी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। मिश्रित फार्मिंग का जुड़ाव प्रधानतः घनी जनसंख्या, नगरीय व औद्योगिक समाजों से है। तो मिश्रित फार्मिंग वहां की जाती है जहां पर जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। यह कृषि अपने उत्पादों को उच्च मूल्यों पर विक्रय करने से प्राप्त उच्च आमदनी पर निर्भर है, यानी अपने उत्पादन को ऊंचे मूल्यों पर बेच करके उच्च आमदनी जो प्राप्त होती है उस पर यह कृषि व्यवस्था निर्भर है। यही नहीं, अपने निर्माण उद्योगों में लागत हेतु पूंजी अर्जित करने वाले देश कृषि पदार्थों की विशिष्ट व उत्तम कोटि बाजार में उतार अच्छा व्यापार और पूंजी अर्जित करने हेतु इस कृषि व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इस कृषि व्यवस्था को अपना के रखा हुआ है। मिश्रित कृषि से अच्छा व अधिक लाभ अर्जित होता है क्योंकि इस फार्मिंग में खेती की आधुनिकतम दक्ष विधियों को प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ जो मिश्रित कृषि की बात हो रही है उससे अच्छा लाभ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर उच्चतम जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से ये कृषि की जाती है। यह उत्तम आवागमन साधनों से जुड़ी नगरीय मंडियों के समीप स्थित और विश्वसनीय वर्षा के क्षेत्रों में संचालित कृषि व्यवस्था है। तो ये वहां जुड़ी हुई मिलेगी जहां पर आवागमन के साधन जो हैं अच्छे मिलते हैं। यहाँ के अनेक ऊंचे नीचे व निचले समतल क्षेत्रों में शीत, आर्द्र ग्रीष्म और अपेक्षाकृत सम व आर्द्र शीत ऋतुओं के कारण अच्छी किस्म की घासें व पशुओं का चारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरह की होती है कि घासें जो हैं वो पशुओं के लिए अच्छी मात्रा में उत्पन्न हो जाती है जो चारे का काम करती है। इस कृषि व्यवस्था वाले देशों में वर्ष भर चारागाहों की ताजी घास पर भेड़ों के झुंड व मवेशी समूह चराए जाते हैं। मिश्रित फार्मिंग की प्रमुख विशेषता में वहां के फार्मों पर दोनों उद्यम फसल उत्पादन और मवेशी पालन साथ साथ संचालित होते हैं। यानी मिश्रित फार्मिंग में क्या होगा, कृषि का उत्पादन भी होगा और मवेशी का पालन भी होगा, अर्थात परस्पर एक दूसरे में गुथे व एक रूप होते हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स से होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मिश्रित कृषि का एरिया दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में मिश्रित कृषि की जाती है मानचित्र के माध्यम से। घास यहाँ की मुख्य फसल है और फसली भूमि के न्यूनतम 20% भाग पर उत्पन्न की जाती है। तो जो फसल वाला एरिया होता है कि जिस एरिया पर फसल बोई जानी है उसके 20% भाग पर घास उत्पन्न की जाती है पशुओं के चारे के लिए। समुद्री प्रदेश जैसे वेल्स में तो यह 75% फसल क्षेत्र पर उगाई जाती है। यदि हम वेल्स की बात करें तो वहां पर 75% क्षेत्र पर जो है ये घासें उत्पन्न की जाती हैं पशुओं के लिए। इसकी यहाँ वही देखभाल की जाती है जो किसी खाद्यान्न अथवा नकदी फसल की किसान करते हैं। तो घासों की जो देखभाल है समुद्री प्रदेश वेल्स की अगर बात करें तो वहां इस तरह से देखभाल की जाती है जिस तरह से किसान खाद्यान्न फसल और नकदी फसल का ध्यान रखते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के मिश्रित फार्मिंग कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग जापान को छोड़कर विश्व के सभी देशों से अधिक होता है। यही नहीं, अनेक फार्मों पर विशेषतः ब्रिटेन व
नीदरलैंड में अनाज खरीदकर मवेशी की उदरपूर्ति की जाती है। यहाँ के फार्मों पर अनेक फसलों का उत्पादन किया जाता है, परंतु खाद्यान्नों की फसली प्रारूप में प्रधानता देखी जाती है। कौन सा खाद्यान्न प्रथम स्थान ग्रहण करेगा, यह क्षेत्र की जलवायु व मिट्टी पर निर्भर करता है। तो जो किस खाद्यान्न का जो स्थान होगा वो प्रथम रहेगा, वो निर्भर करता है उस एरिया की जलवायु पर और वहां की मृदा कैसी है, और स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। यूरोप में गेहूं और संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का भूमि उपयोग प्रारूप की प्रधान फसल है। खाद्यान्नों का बहुत बड़ा भाग फार्म के पशुओं को खिलाया जाता है अथवा जो व्यापारी पशु खाद्य सामग्री निर्माण करते हैं उनको बेच दिया जाता है। तो यूएसए में जो मक्का है वो बहुत बड़ी भूमि पर उगाया जाता है, क्योंकि वो उसको खिलाकर पशुओं को मोटा ताजा किया जाता है। डेनमार्क के उत्पादित अनाज का 9/10 भाग और स्वीडन में सभी फसलों का 3/4 भाग मवेशियों को खिलाया जाता है। मिश्रित कृषि के अधीन उत्पन्न यूरोप में द्वितीय श्रेणी की मुख्य फसलों में मूसल फसलें, सलजम, आलू व चुकंदर है। यानी यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी में उगाई जाने वाली फसलें हैं उसमें सलजम, आलू, चुकंदर इत्यादि हैं। आलू का उत्पादन सूअरों व मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है, परंतु जर्मनी में उत्पन्न आलू शराब निर्माणशालाओं को बेच दिया जाता है। इसी प्रकार चुकंदर शक्कर बनाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा क्रय की जाती है। मिश्रित खेती वाले फार्मों पर मशीनों की खरीद, फार्म इमारत निर्माण, उर्वरकों व खाद का अत्यधिक उपयोग और किसानों को दक्ष बनाने व विशिष्ट प्रशिक्षण देने आदि पर अत्यधिक खर्च वहन किया जाता है। अपने उत्पादों को किसान सफलतापूर्वक उत्पन्न कर सके, इसका उसे पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। मिश्रित खेती के फार्मों का औसत आकार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न होता है। इंग्लैंड में जोत का साइज 10 से 15 हेक्टेयर के मध्य और संयुक्त राज्य व कनाडा में 40 से 100 हेक्टेयर तक होता है। तो यहाँ ये जोत का आकार दिखाया गया है कि संयुक्त राज्य और कनाडा में जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इन पर अधिकतर परिवार का स्वामित्व होता है और परिवार के सदस्य ही श्रम करते हैं। जो उनका स्वामित्व होता है वो परिवार का ही होता है और वही लोग यहाँ पर श्रम करते हैं। किराए पर श्रमिकों को बुलाकर कृषि कार्य कराना असाधारण बात है, परंतु काश्तकारी कृषि सामान्य है। मिश्रित फार्मिंग 3 गुना लाभकारी कृषि व्यवस्था है। यह किसानों को कम कीमतों व फसल रोगों जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखती है। दूसरे, श्रमिकों की इस व्यवस्था में वर्ष भर समान आवश्यकता बनी रहती है। तीसरा लाभ, इस व्यवस्था में फसलों के हेरफेर के कारण मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो 3 गुना लाभकारी कृषि व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, फसलों के रोगों से बचे रहता है किसान, और दूसरा वर्ष भर उसको काम मिलता रहता है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। एक ही फार्म एक ही फसल को बार बार उत्पन्न करने के कारण इस व्यवस्था में क्रमवार भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ क्रम से क्या होता है, अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस विधि से पौध में रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मवेशी का पोषण मिश्रित फार्मिंग में नाना प्रकार से किया जाता है। फार्म पर उत्पन्न फसल प्राय मवेशी व सूअरों को खिलाते हैं, यानी जानवरों को खिलाने के लिए अधिकतम उत्पादन किया जाता है। शीत ऋतु में चारा, सूखी घास, ठोस खाद्य सामग्री रात्रि पर मवेशी को पाला जाता है। उनकी गोबर खाद द्वारा फार्म भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। तो उनसे जो गोबर प्राप्त होता है वो खेतों में डाल दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। फार्मिंग की यह व्यवस्था उपलब्ध श्रम का बुद्धिमत्ता से सदुपयोग करने में सहायक बनती है, क्योंकि इसमें परिवार श्रम के बलबूते पर मवेशी की दैनिक देखभाल अच्छी होती है, परंतु फार्म पर अब विविध प्रकार के मवेशियों की पालना और नाना प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ते हुए श्रम मूल्यों के कारण दुष्कर हो गया है।
इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर आप इस स्लाइड पे कृषि भूगोल से संबंधित अन्य बुक के बारे में देख रहे हैं। यदि आप किसी अन्य बुक का अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर बुक रेफरेंस दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।